आइए आज हम लोग क्लास 9 की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो इन क्लास 9 देयर आर टोटल 7 चैप्टर्स। क्लास 9 में टोटल 7 चैप्टर्स होगा और हम लोगों का जो बुक है क्लास 9 का, उसमें जो 7 चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स, तो ये सब टोटल चैप्टर्स यूरोप और वर्ल्ड से हैं। यानी हम लोगों को क्लास 9 में यूरोपियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना होगा, जो इससे पहले हम लोग कभी नहीं पढ़े थे। तो 7 चैप्टर्स हैं उसमें। तो 7 चैप्टर्स में एक नंबर जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम हुआ सम एस्पेक्ट्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टेल दिस, कि इन फर्स्ट चैप्टर, द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर विच आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ इज सम एस्पेक्ट्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोगों को पहला चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होगा, तो बहुत ब्रीफली मैं आप लोगों को बताऊं। उसके बाद आज का जो मेरा प्रोग्राम है, आज जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, वो मैं MCQ से शुरू करूंगा। MCQ, क्योंकि अगर बच्चों को MCQ पता रहेगा, पूरा ऑब्जेक्टिव्स उनको पता रहेगा, और उसके बाद में अगर डिटेल्स अगर वो लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। दे विल बी मोर प्रॉफिटेड। Okay, so now let us discuss in very brief what we are going to discuss in chapter number 1. चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पहले पढ़ेंगे कि what was the condition of France before फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ? 1789 में। 1789 में। तो बिफोर 1789 व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ फ्रांस? ओके, फ्रांस में क्या कंडीशन था बिफोर रेवोल्यूशन? तो हम लोग ये देखेंगे कि बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन द सोसाइटी ऑफ फ्रांस was divided into 3 parts. First state, FIRST, first, ESTATE, state, second state and third state. ओके, फर्स्ट स्टेट में जो आते हैं वो कहलाते हैं क्लर्जी, CLERGY, क्लर्जी। सेकेंड स्टेट में जो आते हैं वो कहलाते हैं एरिस्टोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेट्स। और थर्ड स्टेट में जो आते हैं वो कहलाते हैं बोर्ग्यूइज। ओके, बोर्ग्यूइजी और बोर्ग्यूजी, वो थर्ड स्टेट में आते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट जो हुआ, क्लर्जी एंड एरिस्टोक्रेट, उसको हम लोग बोलेंगे प्रिविलेज्ड क्लास, प्रिविलेज्ड क्लास। और थर्ड स्टेट के जो लोग हैं उनको हम लोग कहेंगे अनप्रिविलेज्ड, अनप्रिविलेज। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि फ्रांस का 96% टैक्स अनप्रिविलेज्ड कॉमन पीपल, बोर्ग्यूइजी, वो लोग देते थे। 96%, 100% का 96% टैक्स ये लोग थर्ड स्टेट बोर्ग्यूइजी देते थे। और 4% जो टैक्स होता था वो लोग आपका क्लर्जी एंड एरिस्टोक्रेट्स देते थे। ओनली 4%। ओके, ओनली 4%। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो सिचुएशन था, कॉमन लोग, कॉमन पीपल का जो कंडीशन था, वो सोशल, व्हाट वाज देयर कंडीशन, social condition, political condition, economic condition, we will see that. Okay, and this social, political and economic condition ये हेल्प किया फॉर द बिगनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले हम लोग फ्रांस को कहते थे पॉलिटिकल प्रिजनर, पॉलिटिकल प्रिजनर।
और क्या कहते थे, म्यूजियम ऑफ इकोनॉमिक एरर्स। हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल प्रिजनर क्यों कहते थे बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। हम लोग फ्रांस को क्यों कहते थे म्यूजियम ऑफ इकोनॉमिक एरर्स, ये क्यों कहते थे वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे टैक्सेशन सिस्टम। टैक्सेशन सिस्टम, टैक्स का क्या क्या सिस्टम था वो हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग अभी जस्ट आई हैव टोल्ड यू दैट आउट ऑफ 100% द थर्ड स्टेट मीन्स कॉमन पीपल, कॉमन मैसेज, उन लोगों को 96% टैक्स देना पड़ता था। तो टैक्सेशन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंच एब्सोल्यूटिज्म। उसके बाद हम लोग देखेंगे रोल ऑफ फिलोसोफर्स। उस वक्त जो फिलोसोफर थे जिन्होंने, जिनके स्पीचेस से, जिनके राइटिंग से फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 हुआ, उसमें मॉन्टेस्क्यू, MONTESQUIEU, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टायर, VOLTAIRE, वोल्टायर, और रूसो, ROUSSEAU, रूसो। ये सब फ्रेंच रेवोल्यूशन में इन लोगों की राइटिंग्स, और इन लोगों की राइटिंग्स जो थी वो बड़ा फ्रूटफुल था, और इस वजह कर ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उनके राइटिंग्स की वजह कर। वो भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे टेनिस कोर्ट ओथ। टेनिस कोर्ट ओथ देखेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे। फॉल ऑफ बैसिल, फॉल ऑफ बैसिल क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड एग्जीक्यूशन ऑफ किंग। ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त जो राजा थे, जो किंग थे, उनका नाम है लुई द 16। तो उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब लुई द 16 को असैसिनेट कर दिया गया, उनको गैलेटन कर दिया गया, तब फ्रांस को क्या इंटरनल क्राइसिस शुरू हुआ, और फॉरेन अटैक होने का डर था कि किसी भी वक्त फॉरेन अटैक हो सकता है फ्रांस के ऊपर, क्योंकि फ्रांस के मैसेज ने लुई द 16 को गैलेटन कर दिया, उसको, उनको कत्ल कर दिया, उनको किल कर दिया, उसको असैसिनेट कर दिया। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे वुमेन का क्या रोल रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन्स। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, जो उसमें मैन का क्या राइट्स है, सिटीजन का क्या राइट है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन जो ख़त्म हुआ उसका क्या इम्पैक्ट था, वो इम्पैक्ट में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज था, ये देखेंगे। न्यू फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे। और फ्रेंच रेवोल्यूशन जब 1789 में हुआ, उसके बाद फ्यूडलिज्म का खात्मा हो गया, मीन्स फ्यूडलिज्म एंडेड, वो देखेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, ये देखेंगे। ये टोटल हमारा चैप्टर नंबर 1 में हुआ। तो आइए हम लोग पहले MCQ को टच करते हैं। तो MCQ का हमारा पहला चैप्टर जो है उसका नाम हुआ सम एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। वहाँ से मैंने कुछ MCQ आपके लिए लाया हूँ। हम लोग चलते हैं, सीखते हैं कि MCQ जो है वो आपका माने उसमें क्या क्या क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे हम लोग कि हु सेड दैट द चर्च वाज अ प्रिविलेज्ड न्यूसेंस, NUISANCE, न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब क्या होता है, एनॉयंस। न्यूसेंस का मतलब हुआ काउजिंग इनकॉन्वीनियंस। ओके, अ प्रिविलेज्ड न्यूसेंस, ओके, चर्च को कहता है। ये किसने कहा था? 4 ऑप्शन है, वोल्टायर, नंबर बी रोसू, नंबर सी एडम स्मिथ, एंड नंबर 4 में मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वोल्टायर इसका आंसर होगा। वोल्टायर सेड
the church as a privileged nuisance. Okay, means nuisance means causing inconvenience, means church caused the disturbance and inconvenience, okay, in France. That we will discuss in details when we will talk about church. Okay, uh, we will talk about the first means privilege, first state, that means clergy. We will discuss in details. Anyway, इसका जो आंसर होगा वो वोल्टायर होगा. नंबर क्वेश्चन में आइए. नंबर 2 में क्वेश्चन में क्या है? हाउ मेनी ईयर्स लुई द 14th रूल्ड इन फ्रांस. ओके, तो आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको कहा कि लुई द 16th, यहाँ 14th है, लुई द 14th यहाँ पे है. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त लुई द 16th थे राजा, लेकिन ये लुई द 16th के ये परदादा हैं, लुई द 14th. ठीक है, तो बोलता है कि वो कितने साल तक रूल किए इन फ्रांस में कितने साल तक रूल किए. ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 74, ऑप्शन डी 76. ओके, तो राइट आंसर विल बी 72. राइट आंसर विल बी 72. ओके, राइट आंसर विल बी 72. अब आइए, लुई द 16th, लुई द 14 जो थे, उनका पीरियड कब से कब तक हुआ? 1643 टू 1715. उनका पीरियड क्या हुआ? 1600 उनका पीरियड क्या हुआ? 1643 टू 1715. ये पीरियड किनका हुआ? लुई द 14 का. ठीक है, तो ही रूल्ड हाउ मेनी ईयर्स एज अ किंग ऑफ फ्रांस? 72 ईयर्स. ओके, पीरियड 1643 टू 1715. ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आइए. हु हैड बूस्टेड वंस आई एम द स्टेट. किसने कहा मैं एक स्टेट हूं? ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हेनरी द 4, ऑप्शन नंबर बी लुई द 14th, ऑप्शन नंबर सी लुई द 15, ऑप्शन नंबर डी लुई द 16th. ओके, तो राइट आंसर विल बी लुई द 14th. राइट आंसर विल बी लुई द 14th. लुई द 14th है. लुई द 14th राइट आंसर है, जिन्होंने कहा था आई एम स्टेट, और इन्होंने 72 ईयर्स रूल किया है ऑन फ्रांस. इनका पीरियड हुआ 1643 टू 1715. अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. हु पॉइंटेड आउट that the ordinary citizen of France were not familiar with the writings of Voltaire और Rousseau. ओके, किसने कहा था कि ऑर्डिनरी सिटीजन जो हैं फ्रांस के, वो वोल्टायर और रोसो के राइटिंग से बहुत फेमिलियर नहीं थे. ठीक है, ऑप्शन ए मॉर्नेट, ऑप्शन बी मोनियर, ऑप्शन सी रोस्टेन, ऑप्शन डी TAINE. ओके, तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मोइनर, MOUNIER, मोइनर. उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ. द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगैन इन. तो अभी हमने बताया ऑप्शन 4 ऑप्शन है. ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन बी 1790, ऑप्शन सी 1700. डबल ऑप्शन दे दिया, यहाँ 91 होना चाहिए ये. ओके, और ऑप्शन डी 1792. राइट आंसर विल बी 1789. अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. लुई द 16th वाज ए ऑप्शन बोरबोन डायनेस्टी किंग, ऑप्शन बी जार,
ऑप्शन सी गुप्ता किंग, ऑप्शन डी रोमन किंग. Okay, so right answer will be Bourbon dynasty king. That means Louis the 16th belonged to which dynasty? The name of the dynasty of Louis the 16th was Bourbon dynasty. Bourbon, Bourbon dynasty. Okay. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज अ नेम ऑफ अ बुक. ये एक किताब का नाम है. ये किसने लिखा था? इज रिटन बाय ऑप्शन ए मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन बी रोसू, ऑप्शन सी डेडरॉट, ऑप्शन डी वोल्टायर. ओके, ऑप्शन डी वोल्टायर. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जीन जैक्यो रोसू. ओके, जीन जैक्यो रोसू इनका पूरा नाम है. अब तो हमारा क्या आंसर उसका होगा? ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किन की लिखी हुई है? ये रोसो की लिखी हुई है. ओके, उनका कहना है कि ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न बट ही इज इन चेन एवरीवे. हैं, ही इज इन चेन एवरीवे, ही इज इन चेन एवरीवे. ये रूसू का कहा हुआ है. ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि अगर रूसू नहीं होता तो नेपोलियन बोनापार्ट भी नहीं होता. नेपोलियन के बारे में चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे. अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. फ्रांस वॉज कॉल्ड द म्यूजियम ऑफ इकोनॉमिक एरर. इकोनॉमिक एरर्स, ठीक है, फ्रांस को कहा जाता था. ये किसने कहा था? ठीक है, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए वोल्टायर, ऑप्शन बी रोसू, ऑप्शन सी एडम स्मिथ एंड ऑप्शन डी मॉन्टेस्क्यू. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी. एडम स्मिथ ने कहा था. क्या कहा था? म्यूजियम ऑफ, फ्रांस को क्या कहा था? म्यूजियम ऑफ इकोनॉमिक एरर्स. म्यूजियम ऑफ इकोनॉमिक एरर्स. अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. टेली, TAILLE, टेली. टेली वाज ए, टेली क्या था? तो ऑप्शन ए रिलीजियस टैक्स, ऑप्शन बी मैरिज टैक्स, ऑप्शन सी लैंड टैक्स, ऑप्शन डी सॉल्ट टैक्स. ओके, तो राइट आंसर विल बी लैंड टैक्स. अभी हम लोग बताए कि टैक्सेशन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ओके, तो टेली, TAILLE, टेली क्या था? एक लैंड टैक्स था. लैंड टैक्स का नाम है. ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ. क्वेश्चन नंबर 10 में है द पर्शियन लेटर्स. ठीक है, द पर्शियन लेटर्स एक किताब है. वॉज रिटन बाय ऑप्शन ए रोसू, ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी वोल्टायर, ऑप्शन डी डेडीरॉट. डेडीरॉट. ओके, तो राइट आंसर विल बी मॉन्टेस्क्यू. राइट आंसर विल बी मॉन्टेस्क्यू. ओके, राइट आंसर विल बी मॉन्टेस्क्यू. अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा क्या है? क्वेश्चन, द थर्ड स्टेट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज अ नेशनल असेंबली इन. थर्ड स्टेट जो थी वो अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिए. किस डेट को? तो ऑप्शन ए 20 जून 1789, 22, ऑप्शन बी 22 जून 1789, ऑप्शन सी 25 जून 1789, ऑप्शन डी 29 जून 1789. ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए. ऑप्शन में ए में क्या है? 20 जून 1789 को थर्ड स्टेट वालों ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया. ओके, अब आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉज. ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉज वॉज रिटन बाय. किसने लिखा था स्पिरिट ऑफ लॉज? ए ऑप्शन में मॉन्टेस्क्यू, बी है रूसू, सी है वोल्टायर और डी है एडम स्मिथ. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, द स्पिरिट ऑफ लॉज रोसू. ओके, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा. अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ. हु वाज नोन एज द बटरफ्लाई मोनार्क. बटरफ्लाई मोनार्क किसे कहते हैं? ऑप्शन ए नेपोलियन, ऑप्शन बी शार्लेमेन, ऑप्शन सी लुई दी 15th, ऑप्शन डी लुई दी 16th. ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? लुई दी 15th. लुई दी 15th. ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. इन विच ईयर वाज द बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज. ओके, स्पिरिट ऑफ लॉज पब्लिश्ड. किस ईयर में स्पिरिट ऑफ लॉज पब्लिश हुआ था? तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1748, ऑप्शन
बी है 1789, ऑप्शन सी है 1783, ऑप्शन डी है 1791। तो राइट आंसर होगा 1748, 1748। ओके, 1748। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आइए। द फ्रेंच in France the salt tax was called, in France the salt tax को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टीले, ऑप्शन बी गैबिले, ऑप्शन सी कॉर्वी, ऑप्शन डी वेटियम, ऑप्शन डी वेटियम। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? गैबेले, GABELLE, गैबेले। ओके, हमारा राइट आंसर क्या होगा? गैबेले, GABELLE, गैबेले। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है? द वार ऑफ वैल्मी, VALMY हैपेंड इन, मतलब क्या है कि वैल्मी का वार कब हुआ? तो ऑप्शन ए 1790, ऑप्शन बी 1791, ऑप्शन सी 1792, ऑप्शन डी 1794। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1792, 1792। ऑप्शन डी, ये आप क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आइए। द करेंसी दैट वाज इंट्रोड्यूस आफ्टर सीजिंग द चर्च प्रॉपर्टीज। ओके, तो बोलता है कि जो करेंसी जो था वो चर्च को सीज करने के बाद जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसको क्या कहते हैं? एजिग्नेट्स, ऑप्शन ए, नंबर बी टाका, नंबर सी येन, एंड नंबर डी यूरो। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एसिग्नेट, एसिग्नेट, ASSIGNATS, एसिग्नेट्स। ठीक है, चर्च प्रॉपर्टी को सीज करने के बाद जो करेंसी इंट्रोड्यूस किया गया था उसका क्या नाम है? एसिग्नेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आइएगा। द लीडर ऑफ द जैकोबियन क्लब वाज, हैं, बोलता है जैकोबियन क्लब के